मुंबई या नवी मुंबई में आप अक्सर देखते होंगे कि पानी की समस्या हो रही है, लेकिन वो पानी की समस्या दूर कैसे हो, तो सरकार अपने प्रयास कर रही है। नवी मुंबई में कुछ अथक प्रयास हो रहे हैं। क्या प्रयास हो रहे हैं? सिडको किस तरह से पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा है? एक प्रोजेक्ट है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक करीब 1275 एमएलडी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ज़रूरत पूरी कैसे होगी, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ सिडको के एमडी विजय सिंघल सर हैं। विजय सर, मैं तो चाहूँगा कि आप ही बताएं कि ये जो पानी की समस्या है, लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते हैं, दिक्कतें होती हैं, ये कैसे सॉल्व होंगी, और ख़ासकर नवी मुंबई में ये जो प्रोजेक्ट एक एफकॉन के साथ आप कर रहे हैं और भी कई कंपनीज उनमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है? नमस्कार। जैसे अगर हम सिडको को देखें, सिडको नवी मुंबई एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें कि सबसे पहले आपने देखा ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कि इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 25 दिसंबर से यहाँ पे फ्लाइट शुरू हो रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक नया शहर बसा रहे हैं, नैना। नैना नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, ये करीब 24,000 हेक्टेयर पर नया शहर बसेगा, जिसका के काम, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे काम चल रहे हैं, जैसे एरो सिटी है, हम यहाँ पे इंटरनेशनल एजू सिटी भी ला रहे हैं, मेडी सिटी भी ला रहे हैं, इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क ला रहे हैं। तो ये जो नवी मुंबई एरिया में जो बहुत वॉर स्किल पे जो काम चल रहे हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब लोग भी रहने के लिए आएंगे, तो इसके लिए लोगों के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को देखते हुए हमने पूरा प्लानिंग किया कि 2050 तक यहाँ पे कितनी लोक संख्या होगी, उसके हिसाब से हमको पानी कितना चाहिएगा। तो हमारे 2050 तक टोटल अगर पानी की रिक्वायरमेंट देखें तो करीब 1275 एमएलडी हमको पानी चाहिए। अब उसके हिसाब से हमारे पास आज पानी अवेलेबल कितना है और आगे हम क्या क्या फेजेस वाइज कर सकते हैं, उसका हमने एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। जैसे अभी आपने पूछा, हितौने वाटर सप्लाई है। हितौने वाटर सप्लाई की कैपेसिटी आज 250 एमएलडी है, उसको ऑगमेंट करके हम 350 एमएलडी तक ले जा रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1.5 साल से चल रहा है, जो कि करीब 2400 करोड़ की लागत से है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जो कि हम डैम से पानी टनल के माध्यम से ला रहे हैं। करीब 29 किलोमीटर की टनल है, जिसमें कि 12 किलोमीटर की आपका ट्रीटेड वाटर टनल है, 13 किलोमीटर की आपका रॉ वाटर टनल है, उसके साथ 270 एमएलडी का फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये सब काम वॉर फुटिंग पे चल रहे हैं, और मुझे कहते हुए गर्व भी होगा कि सारे के सारे काम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट में इस समय डिले नहीं है, और इसमें हमारी कई सारी एजेंसी काम कर रही हैं, जिसमें एफकॉन है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ अपना मेगा इंजीनियरिंग भी काम कर रहा है, पटेल इंजीनियरिंग भी काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट का काम वीएटेक बवाग भी कर रहे हैं, और एक अच्छी गति से यह काम चल रहा है। लेकिन केवल हितौने वाटर सप्लाई से भी पूरी 2050 तक की हमारी समस्या पूरी नहीं होगी। इसीलिए हमने अभी 2 नए डैम का भी निर्माण कर रहे हैं। एक जैसे कोंडाने डैम है। कोंडाने डैम पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास था, जो कि हमने अपने पास सिडको के पास हस्तांतरित हुआ। पिछले 1.5 साल में हमने इसमें काफ़ी गति लिया, और उस कोंडाने डैम का, जिसकी की कैपेसिटी 250 एमएलडी है, उसका भी हमने वर्क ऑर्डर ऑलरेडी लास्ट ईयर इशू कर दिया है। उसका लैंड एक्विजिशन का काम चालू है, तो वो भी अगले 4 साल में नया डैम बन के आ जाएगा। उसके साथ साथ एक बाल गंगाधरण डैम भी है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है। उसमें कुछ पहले इश्यूज थे, सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए। एक 15 दिन पहले और महीने भर पहले हमारे बोर्ड ने इसको फाइनल अप्रूवल दे दिया, जो कि 2400 करोड़ की कॉस्ट पे बनेगा। तो वो बाल गंगाधरण का काम भी पूरा की पूरा हो जाएगा। सो ये फेज वाइज हम जो काम कर रहे हैं पानी के लिए, ये एक फ्यूचरिस्टिक और प्रॉपर प्लानिंग, जिससे कि हमको आगे आने वाले समय में पानी की कोई दिक्कत ना हो, ये 2050 तक का हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड प्लान बना के रखा हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पे काम चालू है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो सिडको के अधिकार क्षेत्र में कितना एरिया है, पानी की क्षमता आपके पास कितनी है और कितनी रिक्वायरमेंट है? देखो, सिडको के अभी अधिकार क्षेत्र में हमारा टोटल अगर हमारा एरिया देखें तो करीब 344 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें कि जो पूरा सिडको का शहर बसा हुआ है, जो 1970 में जब हमको जो मैंडेट दिया गया था, जो एरिया दिया गया था, आज भी उतना ही एरिया है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ वो अभी ज़्यादा हुआ, क्योंकि अभी शुरू में तो अभी जैसे वाशी वेलापुर भी हम लोगों ने बनाया हुआ है शहर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जैसे टैगलाइन है, वी मेक सिटीज़, हम शहर बनाते हैं, दैट इज़ आवर टैगलाइन। तो हमने वाशी वेलापुर बना के हमने कॉरपोरेशन को हैंडओवर कर दिया। पनवेल में भी हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, खारगर में भी काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो ऐसे कई सारे नोड हैं, कड़मोड़ी है, नेरुल है, वाशी है, एंड तलौजा है या द्रोणागिरी है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन बसी हुई है, उसके हिसाब से हमको जो करीब अभी इस समय जो पानी की रिक्वायरमेंट है 200 ऑड एमएलडी जो है, उसके हिसाब से अभी हमको
हमको पानी एक 2-3 स्कीम से हमको उपलब्ध हो रहा है, तो वो हमको पानी हम लोग पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। अभी हमारी हाल फिलहाल में ही एक नई स्कीम नावा स्कीम करके है, जो कि ये अपना एमजेपी बना रही है, उसका मैंने खुद परसों रिव्यू लिया, एमजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। वो भी मुझे लग रहा है स्कीम हमारी एक अगले 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी वजह से और पानी जो लोगों को मिल सकेगा। हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके, वो हम पूरी कोशिश है और मिल भी रहा है। ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ये टनल में वाटर लाइन डालना, ये आई थिंक इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, टनल बोरिंग मशीन के ज़रिए चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि क्यों ओवरहेड लाइन में दिक्कतें आ रही थी, क्यों अंडरग्राउंड लाइन आपने ली? देखिए, ये टनल बोरिंग मशीन और टनल के माध्यम से पानी लाना अपने आप में 2 खर्चिक है, एक कॉस्टली है, बट इसमें इजीनेस यही है कि एक तो जो ज़मीन संपादन के जो लोगों के इश्यूज आते हैं, तो वो उसमें लोगों का विरोध नहीं रहता। नहीं तो कभी कभी ज़मीन संपादन अगर नहीं हो पाया तो अननेसेसरी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तीसरा, ये ग्रेविटी मेन से है, तो ग्रेविटी मेन से आपने अगर जो कि करीब 80 से 100 मीटर नीचे हम लोग टनल खोदते हैं, तो आराम से ग्रेविटी मेन से यहाँ पर पानी आता है। जैसे हमने भी इसमें क्या किया है कि जो टनल की जो लंबाई है वो करीब 29 किलोमीटर के करीब लंबाई है, तो इसमें ये काम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक पार्ट अफकॉन के दिया, एक पार्ट मेगा को दिया, एक पार्ट पटेल इंजीनियरिंग को दिया, तो इससे हमारे इस काम में बड़ी गति आई। और ये टनलिंग के माध्यम से एक बहुत टेक्निकल काम है, बिकॉज टनलिंग करते समय कई सारी चीज़ें, सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो सब देखा गया है। और ये बड़ी मुझे कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये काम बड़ा स्पीडली चल रहा है, और ये एजेंसी हैं अफकॉन और बाकी की भी जो एक अच्छा काम कर रही हैं। और यहाँ पे जो टनलिंग का जो रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अफकॉन ने एक अच्छा रिकॉर्ड साबित किया, जो कि पहला रिकॉर्ड को 638 या 51 का कुछ था, वो उन्होंने खुद तोड़ा, 714 किया, उसको खुद तोड़ते हुए अभी 7777, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है टनलिंग का, जो कि महीने भर का, जिसमें कि एक दिन में 53 मीटर का जो उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो मुझे लग रहा है जिस स्पीड से काम चल रहे हैं, और स्पीड ही नहीं है, इसको देखते हुए आपको सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, आपको लोगों की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, बाकी कुछ नुकसान नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसको बोलते हैं, वो काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पानी की समस्याएं डेफिनेटली एक आने वाले समय में नहीं रहेगी। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, कब शुरू किया था आपने, कब तक खत्म करेंगे? ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन ये 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने जो टाइमलाइन जो दिया था वो विद इन प्रेस्क्राइब टाइमलाइन में, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उनका भी आदेश है और उनका भी हमेशा ध्यान इसी चीज़ पर रहता है कि प्रोजेक्ट कम से कम समय में किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। तो जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन ऑलरेडी दी जा चुकी है उस समय से पहले करने की हम पूरी कोशिश, और मुझे लग रहा है समय से पहले होगा। और इसके लिए मैं भी खुद ध्यान रख के हर महीने खुद मीटिंग लेके कि जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस आ सके। इसके अलावा सिडको ने हाउसिंग में काफ़ी काम किया है, और भारत में हाउसिंग की शॉर्टेज भी है, ज़ाहिर तौर पर सिडको का काम शानदार है। तो नवी मुंबई में हाउसिंग को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? सिडको को एक सबसे बड़ा मैंडेट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है वो तो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, जिससे कि लोगों को एक वाजबी दर, जिसको कहते हैं ना किफ़ायती दर में लोगों को घर मिल सके। सो हम ऑलरेडी अब तक करीब 1.5 लाख घर तो ऑलरेडी बना के लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो हम बना रहे हैं करीब 67,000 घर बना रहे हैं, और इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब आप कंपैरिजन कर सकोगे कि प्राइवेट जो डेवलपर हैं उनसे भी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी देखोगे आपको L&T है, कैपेसाइट है, शाहपुर जी पालन जी है, जो कि एक काफ़ी नामवंत जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पे काम करा रहे हैं। 67,000 में से करीब करीब हमने अभी इसी साल हमने करीब 25,000 घर की लॉटरी निकाली थी, उसमें से हमारे 10,000 घर यहाँ पे बिके भी जा चुके हैं। अभी दूसरी लॉटरी हम इसमें जल्दी ही निकालने वाले हैं। अभी नवी मुंबई एक समय था कि जो कि मुंबई से काफ़ी दूर था, अभी सिचुएशन वो नहीं है। आप अटल सेतु के माध्यम से मुंबई और नवी मुंबई की डिस्टेंस 25 मिनट पे आ चुकी है। आपका एयरपोर्ट ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है, तो एयरपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय एजुसिटी आ रहा है, जो कि हिंदुस्तान का एक ऐसा यूनिक और पहला प्रकल्प है कि जहाँ के 10 फॉरेन यूनिवर्सिटी एक साथ होंगी, उसमें से 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी LOI जा चुके हैं, और यहाँ पे मेडिसिटी आ रहा है, और यहाँ पे अपना इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क आ रहा है। जब सारी चीज़ें इतनी पास में हैं
तो जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो लोकेशंस है, लोकेशंस इतनी पास है, इतनी टीओडी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास में है कि लोगों को ऑलमोस्ट वॉक टू वर्क का कंसेप्ट उन लोगों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी। और इनके प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल रखे हुए हैं, क्वालिटी अच्छी रखी हुई है। जैसे मैंने बोला 10,000 घर ऑलरेडी बिक चुके हैं, 25,000 की लॉटरी निकाली थी, अभी दूसरी लॉटरी फिर 20-22,000 उसकी निकालेंगे, बाकी 67,000 मेरे घर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही डिमांड आते ही उसके बाद हम अगले वर्ग भी बनाना चालू कर सकेंगे। जो सिडको का लक्ष्य है अफोर्डेबल हाउसिंग, रीजनेबल प्राइस पे देना, अच्छी लोकेशन पे देना, और जो मेन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सबर्ब रेलवे स्टेशन इनके पास में हो, वो ध्यान में रखते हुए टीओडी प्लेसेस में हम ये कर रहे हैं। ये जो 67,000 घर का आप जिक्र कर रहे हैं, किन लोकेशंस में है और इनका टिकट साइज क्या है? देखो ये वाशी में है, नेरुल में है, तलोजा में है, खारगर में है, सानपाड़ा में है, सारी प्रोमिनेंट लोकेलिटी है। सो जो एक समय था कि ये नवी मुंबई एरिया मुंबई से दूर था, अभी बिल्कुल मुंबई में आ गया। इवन आप अगर एयरपोर्ट देखो, अभी एयरपोर्ट शुरू भी नहीं हुआ, स्टिल इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सो क्योंकि इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत फास्ट गति से बढ़ रहा है। मैं ये भी कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। तो इसकी वजह से कि जब वो कहते हैं ना, हम रेल और जैसे एक दूसरे के पास पहुंचने की सुविधा, दृढ़ रोड की सुविधा जो बोलते हैं कि वो जब हो गई है तो सारी की सारी डिस्टेंस कम हो गई है। तो ये 67,000 घर हैं मेरे जो फेज वाइज में आ रहे हैं, ये सारे घर मुझे 2028 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है डिमांड के हिसाब से मेरे को जितने घर चाहिए उससे ज़्यादा घर मेरे पास उपलब्ध हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मुंबई में हैं, जो लोग यहाँ रहते भी हैं वो नौकरी करने वहाँ जाते हैं। मैं आपने मुझे घर का साइज़ पूछा था कि जो घर का साइज़ है कि जो कि एक नॉर्मल पर्सन को जैसे उपलब्ध होना चाहिए, 1 BHK टाइप है, वो 322 स्क्वायर फुट का घर है, जिसकी की कीमत 26 लाख से शुरू होती है। सो जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी अफोर्डेबल है। दूसरा 2 BHK टाइप है, जिसको कि LIG बोलते हैं, उसका साइज़ करीब 550 स्क्वायर फुट के आसपास है। सो डिपेंड्स कि किसका कैपेसिटी के हिसाब से वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द हाउसेज। आपने कमर्शियल एक्टिविटी की बात किया, आप सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुका है। एयरपोर्ट ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें कि 2 रनवे हैं। हमारा एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है उससे डबल कैपेसिटी है, करीब 9 करोड़ प्रवासी क्षमता, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। जब एयरपोर्ट आ चुका तो ऑब्वियसली इसके बाजू में सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी, बिग कॉर्पोरेट पार्क, मॉल्स, होटल से ऑटोमेटिकली आएंगे। सो अब अभी हम जैसे उसके लिए हम एरो सिटी बना रहे हैं, करीब 270 हेक्टेयर पे हमारा एरो सिटी है, ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। उसके लिए हमने इंटरनेशनल लेवल का ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट भी कर चुके हैं। शायद अगले 15 दिन में हमको इंटरिम रिपोर्ट आने के लिए हम आगे टेंडर भी इशू करेंगे, जिसको होटल बनाना है, मॉल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, हाई एंड रेजिडेंशियल है, या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जिससे कि उनको चाहिए उसके लिए यहाँ पे जगह उपलब्ध हो सके, तो एरो सिटी आ रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कमर्शियल आप एक्टिविटीज़ के लिए बोल रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क ला रहे हैं जो करीब 155 हेक्टेयर में खारगर में है। सो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क इज अ न्यू BKC बट मच बेटर BKC बिकॉज ये प्लान्ड होगा पूरा की पूरा। सो उसका भी हमारा डिटेल्ड प्लानिंग और मास्टर प्लान ऑलमोस्ट तैयार है। तो वो भी हम इसके लिए जो कि यहाँ पे के कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे, अगेन मॉल होंगे, माइस सेंटर होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा, हाई एंड रेजिडेंशियल होगा, इवन अफोर्डेबल जिसको चाहिए वो होगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हम वहाँ पे ला रहे हैं। उसके साथ जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल एजुसिटी आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमारा कंसेप्ट ये था कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाए, इससे अच्छा तो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ ले आए। तो हम 5 बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी ला चुके हैं, ठीक है, और बाकी 5 यूनिवर्सिटीज़ और हम चाह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी आगे वाली यूनिवर्सिटी और भी अच्छी हो, कि फर्स्ट 50 QS वर्ल्ड रैंकिंग में हो, और यहाँ पे अफोर्डेबल जिससे कि एजुकेशन उनको मिल सके। जितना बाहर पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसका 1/3 और 1/4 रेट में हम यहाँ एजुकेशन दे सकेंगे। तो जब ये यूनिवर्सिटीज़ एक साथ एक ही जगह 10 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो मुझे लग रहा है कि मुंबई या नवी मुंबई की जो पहचान है उससे और ज़्यादा अलग पहचान, इसको इंटरनेशनल एजुकेशन हब के नाम पे जाना जाएगा। तो वो हमारा ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, उसके लिए भी हमने टेंडर निकाल चुके हैं। जब ये इंटरनेशनल जब एजुसिटी होगा, जब देश विदेश के बच्चे आएंगे, जिसमें कि हमारे ही नहीं इवन बाहर के भी गल्फ कंट्रीज़ के, एशियन कंट्रीज़ के जो बच्चे आएंगे, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से अगेन होटल की रिक्वायरमेंट बनेंगी, रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट बनेगी, रहने के लिए उनको एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट बनेंगी, उनके रिलेटिव्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे। तो ये बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी इस एरिया में आने वाली है। तो उसके साथ जैसे मैंने बोला अभी मेडिसिटी है, हम एक कंसेप्ट 100 हेक्टेयर पर मेडिसिटी भी ला रहे हैं, कि जो कि जैसे हमने एजुसिटी में बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुलाया, हम चाहते हैं कि 100 हेक्टेयर में दुनिया के
टॉप मोस्ट मेडिकल सर्विसेज हमको जितनी भी स्पेशलाइज्ड और वर्ल्ड फेमस है वो यहाँ पे उपलब्ध हो सके। जैसे अभी कैंसर के मामले में वर्ल्ड फेमस क्या है, स्लोन जो यूएस में है कि वो स्लोन है, तो हम चाहते हैं कि भाई स्लोन का कैंपस एक ब्रांच यहाँ आ जाए। ऐसे ही कार्डियोलॉजी, ऑर्थो ये भी यहाँ आ जाए, उसमें आपका मेडिकल कॉलेज भी होगा, वेलनेस सेंटर भी होगा, नर्सिंग सेंटर भी होगा, तो ये और उसके साथ वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस दिस इंस्टीट्यूट भी होंगे। तो ये प्लान है, ये कंसेप्ट स्टेट गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा इन पर फोकस है कि हमारे को नई मुंबई की एक अलग ये इसको पहचान बनानी है। इसमें केंद्र सरकार माननीय मोदी जी उनका तो ध्येय है ही है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी ही सीरियस होके नीति आयोग के साथ बैठ के ये सीरियस काम कर रही है। उसके साथ हम स्पोर्ट्स सिटी भी ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे नवी मुंबई एरिया में एक साथ आ रही हैं। ये जो तस्वीर आपने पेश की है, इस तस्वीर को हम मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में कब तक देखेंगे? जैसे अभी इंटरनेशनल एजू सिटी के जनवरी में ही MOUs हुए थे डावोस में। अगले 4 महीने में केंद्र सरकार ने 5 यूनिवर्सिटीज़ को LOI प्रदान भी कर दिए। उसके लिए माननीय शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर खुद आए। उसके अलावा हमने इसका टेंडर भी ऑलरेडी इशू कर दिया, तो आप गति देख सकते हैं। अभी आप एयरपोर्ट का है, अगर आप मुझसे पूछें, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरा जो खुद का परसेप्शन है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि अक्टूबर में इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 25 दिसंबर को पहली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। पर ये सत्य है, मतलब कि ये कभी इतना सोचा नहीं था हो जाएगा, लेकिन अभी सोच सकते हो कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री की मार्गदर्शन में कितना स्पीड से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कॉरपोरेट पार्क है, उसके लिए हम ऑलरेडी, मेरी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट फाइनल है। अगले 3 वीक में हम उसके लिए भी टेंडर इशू करके जिनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो कर देंगे। उसी जगह एरो सिटी के भी हैं, लॉजिस्टिक पार्क का भी वही सिचुएशन है। तो आप देखोगे ये वॉर फुटिंग पे काम चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हम साथ में ला रहे हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मेट्रो है, रोड्स हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, लास्ट ही हमारा मेट्रो जो कि दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो है, वो प्रपोजल ऑलरेडी कैबिनेट पे जा चुका है। शायद मुझे लग रहा है अगले 2 वीक में कैबिनेट इसको अप्रूवल दे देगी। हमारा प्रपोजल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो करीब 34 किलोमीटर की लाइन है जो कि एक 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। तो वो भी हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं, जिसमें कि करीब 20 स्टेशन हो गए। और ये केवल मेट्रो लाइन दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इसमें मुंबई में जो अभी जो ऑलरेडी मेट्रोज हैं जो कि उसको भी कनेक्ट करेगी। जैसे लाइन 3 है जो कि अंडरग्राउंड लाइन है, वो उसको एयरपोर्ट पर कनेक्ट करेगी, एयरपोर्ट से फिर यहाँ आ सकते हैं। ऐसे ही लाइन 2A है, लाइन 7 भी है, लाइन 4 है, तलोजा कल्याण की लाइन 12 बन रही है। तो ये सारी की सारी लाइन इसमें कनेक्ट होगी। तो वो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ले लिया है। अभी हाल में ही 1 महीने पहले कैबिनेट ने थाने और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एलिवेटेड रोड, जो कि 6 लेन का एलिवेटेड रोड है, जिसकी करीब 24 किलोमीटर लेंथ है, जो कि करीब 6,300 करोड़ की लागत पे बन रहा है, तो उसके लिए मंजूर किया। अभी हमने 4 दिन पहले, वो BOT पे बन रहा है, हमने 4 दिन पहले प्रपोजल ऑलरेडी VGF के लिए केंद्र सरकार को भेज भी दिया। हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट तैयार है। एक बार VGF का अप्रूवल मिल गया, हम इसके लिए टेंडर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसमें काफ़ी अच्छी गति लाई है, और मुझे लग रहा है कि मेरी टीम बहुत अच्छी स्पीड से लगी हुई है, और डेफिनेटली आपको उम्मीद जितनी है उससे जल्दी हम करने की कोशिश है इसके साथ करेंगे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रकल्प जो कि नैना सिटी है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि करीब 240 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो कि 2013 में राज्य सरकार ने हमको मंजूरी दी थी। अभी तक हमने केवल TPS 12 में मंजूरी ली, करीब 42 स्क्वायर किलोमीटर पर एक्चुअली उसके रोड डेवलपमेंट के काम अभी शुरू हो चुके हैं। तो ये भी इस चीज़ की गति आ चुकी है। सो मतलब ये एक नैना शहर जो कि एक सपनों का शहर, जेन्युइनली मतलब दिस विल बी द प्लान्ड डेवलपमेंट। जब हम एक ग्रीनफील्ड जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी प्लान डेवलपमेंट करते हैं, तो वो भी हमने काम, रोड के काम शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि हमारा रोड को अगर देखें तो रोड में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ में पानी की वाटर यूटिलिटी है, सीवेज यूटिलिटी अंडरग्राउंड है, इवन इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी अंडरग्राउंड है। उसके साथ साथ OFC केबल जो कि अपना वायर के लिए, टेलीफोन के लिए चाहिए, वो सब भी अंडरग्राउंड है, विद अ प्ले एंड प्लग सिस्टम इन दैट प्लॉट। तो मतलब आपको बार बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइन अगर बाई चांस खराब भी है तो आपको वहाँ पे होल दिया जाएगा, वहाँ से आपको चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन हम लोगों ने किया है, विद अ गुड लाइक साइकिल ट्रैक, विद अ गुड फुटपाथ। इवन मीडियन में भी हमने मेट्रो की व्यवस्था की है, फ्यूचरिस्टिक देखते हुए कि वहाँ तक हम मेट्रो भी लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने नैना में यहाँ पे किया हुआ है। इवन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, इवन जो फॉरेस्ट ट्रेल होगी वो दैट विल बी द कंटिन्यूअस कंसेप्ट। वहाँ भी वॉक टू वर्क है कि वो सिटी कैसा बनाएंगे जो कि 10 मिनट में या
8 मिनट में आप अपने घर से अपने वर्क तक पहुंच सके, उस तरह का कंसेप्ट करके एक नैना, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है और उनका एक संकल्प है कि इस थर्ड मुंबई को कि जो हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा बनाएंगे, वो ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारा वॉर फुटिंग पे चल रही हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया, जो तस्वीर पेश की है, एक विज़न के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप थर्ड मुंबई बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो हमें वास्तविक रूप में देखने को मिलेगी। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।